आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के पूरे मीनिंग की एक टैली जो आपके सामने रखूँगा, तो आप चाहें तो वहाँ से मीनिंग देख सकते हैं। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। आज का टेक्स्ट यहाँ शुरू करते हैं दिस मॉर्निंग से। तो एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि इसका पहला भाग यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पहले उस वीडियो पर लिंक पर क्लिक करके और उस वीडियो का पहले ज़रूर देखें। उसके बाद आपको पूरी कहानी का टेक्स्ट का आपको पता लगेगा और इसके बाद आप इस भाग को पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप पूरी कहानी को, पूरे चैप्टर, पूरे टेक्स्ट को तभी समझ पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम। दिस मॉर्निंग यानी आज की सुबह, साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो उस बच्चे का नाम था साहिब आलम। तो यहाँ पर साहिब जो उस बच्चे का नाम है कि वो एक दूध की दुकान पर जा रहा था, उस रास्ते पर था वो। इन हिज हैंड इज ए लिटिल कैनिस्टर। उसके हाथ में एक छोटा कैनिस्टर यानी लोहे का कोई डिब्बा होता है, तो उसको कैनिस्टर कहते हैं। तो स्टील का डिब्बा था उसके हाथ में। आई नो and I now work in a tea stall down the road। तो ही से उसने बताया, यानी लेखक उसने बताया कि मैं आजकल जो है एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो वहाँ उस रोड पर है। तो ऐसा संकेत करके वो बताता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी की तरफ वो इशारा करते हुए बताता है कि मैं आजकल वहाँ पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़। मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं बतौर मेहनतनामा जो है, ऑल माई मील्स, और मुझे पूरा खाना भी साथ में दिया जाता है 800 रुपये के साथ साथ। डज शी लाइक द जॉब, आई आस्क। तो लेखक पूछता है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस, तो उसका चेहरा जो है, आई सी, लेखक कहता है कि मैंने देखा कि उसका चेहरा जो है लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो चूँकि पहले वो अपने काम के बारे में बता रहा था तो उसके चेहरे पर एक मस्ती थी, एक अल्लड़पन था, केयर फ्री था, मस्ती थी, तो वो गायब हो गई। जब उसने ऐसा पूछा क्या तुम्हें ये पसंद है, तो उसके चेहरे से पूरा अल्लड़पन गायब हो गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो यहाँ पर देखो ये कहा है कि जो कैनिस्टर था स्टील का वो ज़्यादा भारी लग रहा था, हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, यानी जो एक प्लास्टिक का थैला उसने जो है वो अपने कंधे पर ले रखा था। तो उस थैले की बजाय जो है उस कैनिस्टर को उसको ले जाना जो है वो ज़्यादा भारी लग रहा था। यहाँ पर ये बात जो इस संदर्भ में कही है क्योंकि वो थैला उसका अपना था और वो जो कैनिस्टर था वो उसकी मालिक का था, जो उसका दुकान का जो मालिक है उसका। तो दूसरे का भार ढोना उसको ज़्यादा भारी लग रहा था, हालांकि डिब्बा छोटा था फिर भी जो है वो उसको ज़्यादा भारी लग रहा था। बैग वचिज, क्योंकि बैग तो उसकी थी। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओवन्स द टी शॉप। और वो कैनिस्टर यानी वो डिब्बा जो है वो उस मालिक का था जो जिसकी दुकान थी। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, क्योंकि साहब जो खुद उस दुकान का मालिक नहीं था, इसलिए जो उसको वो डिब्बा ढोना ज़्यादा जो भारी लग रहा था। तो इस प्रकार ये सेंस जो है वो आपको साथ में समझने होंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। तो वो कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो यहाँ मुकेश जो है वो लेखक को ये बताता है, इंसिस्ट करता है, इरादे के साथ कहता है कि वो एक जो है वो मास्टर यानी मालिक बनना चाहता है, मतलब वो खुद कुछ अपना करना चाहता है, दूसरों की अंडर में नहीं, वो खुद अपना जो है वो मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक जो कार का या मोटर का जो मैकेनिक बनना चाहता हूँ, उसको ठीक करने के लिए। ही अनाउंसेस, वो बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। तो आगे लेखक पूछता है कि आई आस्क, यानी लेखक ने पूछा कि क्या तुम्हें जो है वो कारों के बारे में कुछ ज्ञान है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना सीखूँगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे मेरे आंखों में देखते हुए साहस के साथ वो ये बात कहता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his
इज टाउन फिरोजाबाद। तो देखो यहाँ पर ये कहा है कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज। तो उसके सपने जो है वो लूम्स यानी इस प्रकार के लगते हैं, प्रतीत होते हैं, ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि मिराज का मतलब होता है कि इस प्रकार की इच्छाएं या आकांक्षाएं जो लगती है कि ये हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमिट्स यानी उनके बीच में, यानी जो फिरोजाबाद की गलियां हैं रेत भरी धूल भरी, उनके बीच में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसके सपने जो है वो ऐसे प्रतीत होते नहीं हैं, लगता है कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर मीनिंग्स जो है उनके कुछ सेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार मीनिंग की टैली बताता हूँ, फिर मैं आगे की जब वो लेसन पढ़ाऊँगा मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा। आप उन मीनिंगों को चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट करें, उनको लर्न करें और 10 मीनिंग रोज़ाना याद करें। आप ऐसा एक जो है वो आदत बना लें अपनी। तो ये यहाँ पर चैप्टर 1 के द लास्ट लेसन की मीनिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनको आप जो है वो देखो, यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ जो है इनकी इंग्लिश और हिंदी नोट कर लें। यहाँ पर जो इनके समानार्थी शब्द भी बताएं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये भी नोट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इनका जो वर्ड मीनिंग इंग्लिश का और हिंदी का ये जो तो ज़रूर आप नोट करें। तो यहाँ पर ये सब मीनिंग आपको दे रखे हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके और जो है इनको नोट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी आदत आपकी यही रहेगी कि यदि आप जो है वो इन मीनिंग को रोज़ाना 10 मीनिंग याद करें, ऐसा एक अपनी आदत बना लें, इसको उसमें शामिल कर लें आप कि 10 मीनिंग मुझे रोज़ाना याद करने। तो भविष्य के लिए आपके जो है वो बहुत ही काम आएंगी, क्योंकि इंग्लिश सुधारने का एक यही तरीका है कि आप जो है वो इसकी मीनिंग्स जो है वो याद रखें, उनकी वो स्ट्रेंथ आप जो है वो डेवलप करें। तो ये 32 मीनिंग जो मुख्य कुछ मीनिंग पहले चैप्टर के थे। अब मैं दूसरे पार्ट की मीनिंग आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये द लॉस्ट स्प्रिंग, ये दूसरे चैप्टर के जो मीनिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन मीनिंगों को आप जो है वो अपने रजिस्टर में नोट करें और कम से कम इंग्लिश और हिंदी ज़रूर नोट करें इनकी। और अभी मैंने जैसे कहा कि आप जो इसको आदत बना लो, तो ये वीडियो पॉज करके धीरे धीरे आप जो इन मीनिंगों को नोट कर लें। इस चैप्टर में काफ़ी सारे मीनिंग है, एक बहुत लंबी टैली है एक मीनिंगों की। तो आप वीडियो पॉज करके और इन मीनिंगों अपनी कॉपी में नोट करें, फिर रोज़ाना 10 मीनिंग की जो है वो एक आदत बना लें आप उनको याद करने की। तो ये काफ़ी मीनिंग इसके अंदर है। पहले चैप्टर में थोड़े कम थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो मीनिंग हमने आप देख रहे थे हम ये, तो यहाँ पर ये इसके अंदर जो है वो ये मीनिंग, काफ़ी मीनिंग है इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लंबी टैली है। तो आप वीडियो पॉज करके इन मीनिंगों को जो है वो नोट करें अपनी कॉपी में। ठीक है, और फिर उनको जो है वो 10 मीनिंग आप रोज़ाना याद करें, अपनी वोकैबुलरी सुधारें। और इससे आपको क्या क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी आसानी होगी। आप कॉम्पोजिशन जो आपको लर्न करने में वो भी आसानी रहेगी। यानी इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मीनिंग याद करने की कोई नुकसान आपको नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त आपको देना है अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी मीनिंग है इसके अंदर, करीब 80 के करीब मीनिंग है। तो आप इन मीनिंगों को धीरे धीरे करके याद कर सकते हैं, रातों रात मीनिंग याद नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये मीनिंग जो है वो काफ़ी सारे मीनिंग है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि 80 मीनिंग है। ठीक है, 80 मीनिंग है। तो ये वीडियो में आपको दिखाएं ताकि आप नोट कर सकें, क्योंकि अभी कोई दूसरा साधन अवेलेबल नहीं है मीनिंग के लिए। तो आप यहाँ से नोट करें। ठीक है, अब वापस अपने चलते हैं टेक्स्ट पर। तो यहाँ आगे जैसे कहा फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, तो फिरोज़ाबाद चूँकि चूड़ियों के काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो हर दूसरा परिवार लगभग जो है यानी आधा फिरोज़ाबाद जो है वो चूड़ियों के काम में जो है व्यस्त है, एंगेज है, यानी उस काम धंधे में लगा हुआ है। एंड इट इज़ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव। तो ये जो है भारत की सेंटर ऑफ इंडिया यानी भारत का एक प्रकार से कांच उद्योग जो है, ग्लास ब्लोइंग, जो भारत का कांच उद्योग जो है
उसका एक केंद्र है वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, जहाँ पर बहुत सारे परिवारों ने अपनी कई पीढ़ियाँ जो है वो इस काम में इन भट्टियों के चारों ओर, फर्नेसेस यानी इन भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बिताई है, वेल्डिंग ग्लास और कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए, वेल्ड करते हुए, एंड मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसे पूरे भारत के लिए जहाँ भी लोगों को ज़रूरत है ऐसी औरतों के लिए जो है वो चूड़ियाँ बनाती है, परिवार के परिवार जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ जो है उनकी पीढ़ियाँ होगी उनको ये काम करते हुए कई। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी ऐसे परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। तो मुकेश का परिवार चूँकि उसमें लगा है, तो उनके परिवार नन ऑफ देम यानी उनमें से किसी को भी जो है वो इलीगल यानी ये जो अवैध नहीं लगता है कि बच्चों को भी जो है वो ये कांच की जो भट्टियां हैं जहाँ पर कांच पिघलता है उनके आसपास जहाँ पर टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर काम कराने के लिए जो है वो कोई उनको गलत नहीं लगता है, इलीगल नहीं लगता है, क्योंकि अब उनके ये काम धंधे में शामिल हो गया और कोई काम उनका नहीं है और दूसरा रास्ता भी उनके पास नहीं है। इन डिंगी सेल्स, तो यहाँ पर डिंगी का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे कक्ष जहाँ पर रोशनी हवा भी नहीं आती है और बहुत ज़्यादा तापमान होता है, सेल्स से कक्षों में विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर न रोशनी है न हवा है, एंड दैट द लॉ इज इफ एनफोर्स्ड, और यदि लॉ यानी कानून को वहाँ पर एनफोर्स किया जाए, उसको लागू किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। तो यहाँ पर जैसे एक है कि यदि कानून को ढंग से लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए, तो वो और उसके जैसे ही जो 20,000 अन्य बच्चे हैं वो इन भट्टियों से मुक्त हो सकते हैं, जहाँ पर वो अपना पूरा दिन जो है वो स्लॉग यानी परिश्रम करने में, मेहनत करने में बिता देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर ऐसा होने के कारण उनकी जो है वो आँखों की ब्राइटनेस यानी उनकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है बहुत बार जो होता है इसे। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, तो मुकेश आइज बीम एज, तो मुकेश की आंखें जो है मुझे इस प्रकार से, बीम का मतलब होता है वैसे तो चमक या किसी प्रकार की रोशनी व्यक्त करना, लेकिन वो खुद इच्छा होती है उसकी, वॉलंटियर्स यानी खुद स्वेच्छा से वो अपने घर ले जाने के लिए, उसकी आंखों में एक चमक है, वो मुझे घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबर्ट, और जिसको बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमने नया घर बनाया, रीबिल्ड किया है उसको, तो वहाँ उसको ले जाना चाहता है। वी वॉक डाउन द स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, तो यहाँ पर ये स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, और लेन्स यानी गलियाँ जो है चॉक्ड जो अटी पड़ी थी गार्बेज यानी कचरे से, ऐसे गलियों से होकर के वो जाते हैं। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवल्स, और जो वहाँ पर घर बने हुए थे वो काफ़ी बुरी हालत में थे, हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और दीवारें भी उनकी लगभग जो है वो टूटी फूटी हुई थी, गिरने वाली सी थी, क्रम्बलिंग यानी जो लड़खड़ाती हुई सी। एंड वॉबली डोर्स, तो वॉबली का यहाँ पर मतलब है कि ऐसे दरवाजे जो बिल्कुल हिल डुल रहे हैं, ऐसे दरवाजे जो है। नो विंडोज, कोई खिड़कियाँ भी नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पर को एग्जिस्टिंग का मतलब है एक साथ साथ रहना, तो उन्हीं घरों के अंदर ऐसी स्थितियों में जो है वो परिवार और जो जानवर हैं वो भी एक साथ रहते हैं। वहाँ पर बकरी वगैरह रखते हैं वो लोग। इन प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल का मतलब है जो पुरातन तरीका था रहने का, यानी आदि मानव के तरीके से वहाँ पर वो रहते हैं, कोई आधुनिक तरीका उनका नहीं है, रहन सहन उनका जो है बहुत ही प्रिमिटिव है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे किसी घर के आगे, एक घर के आगे वो रुकता है। बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और बैंग्स यानी धक्का मारना या चोट मारना जो है वो अपने पैर से वो क्या करता है कि
उसी प्रकार के एक वॉबली यानी वो हिलने वाले से बिल्कुल एक लोहे के दरवाजे को पैर से ठोकर मारता है, पुशेज इट ओपन, और उसको धक्का मार करके खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, तो शैक का मतलब यहाँ पर घर या शरण स्थल है, जहाँ पर जो कि लगभग आधा बना हुआ था। उस घर में ऐसे में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से में थैच्ड विथ डेड ग्रास, जो कि थैच्ड यानी बना हुआ, या उसके छत के अंदर जो है वो डेड ग्रास यानी सूखी घास से उसकी छत बनी हुई थी। थैच्ड यानी छत बनी हुई थी उसकी सूखे घास की। इज फायरवुड स्टोव over which it seats a large vessel of sizzling spinach leaves। तो यहाँ पर ये कहा है कि इट्स फायरवुड स्टोव ओवर विच, और वो जो घर है वो बिल्कुल एकदम जो है वो एक लकड़ी का फायरवुड स्टोव है, लकड़ी का जो चूल्हा है उस तरह लग रहा था। और वहाँ पर जो है वो लार्ज वेसल, वहाँ पर एक बड़ा जो है वो वेसल यानी बर्तन पड़ा था, और सिजलिंग यानी गर्म था वो, उसमें कुछ उबल रहा था। स्पाइनिक लीव्स, इसके अंदर जो है वो स्पाइनिक, आप जानते हैं कि जो पालक होती है उसकी पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर क्या था, लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक बड़ा जो है वो एल्यूमिनियम की प्लेटर यानी प्लेट टाइप कोई बर्तन पड़ा था। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहाँ पर चॉप्ड यानी कटी हुई कुछ सब्जियां वहाँ पर पड़ी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family। और वहाँ पर एक फ्रेल का मतलब होता है पतली और कमज़ोर, जो एक युवती वहाँ पर जो है वो अपने पूरे परिवार के लिए खाना पका रही थी शाम का। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, तो चूँकि वो लकड़ी के चूल्हे पर जो है वो खाना पका रही थी, तो वहाँ पर उसकी आंखों में धुआं भर रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सी स्माइल्स। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी यानी उसकी भाभी थी। नॉट मच ओल्डर इन द ईयर्स, तो वो वैसे उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं लगती थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, लेकिन फिर भी जो उसने शुरू कर दिया था अपने जितने भी कमांड, रिक्वेस्ट का मतलब है कि अपने जितने भी पारिवारिक कायदे कानून हैं, सम्मान है, उनको पालन करना शुरू कर दिया था बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और क्योंकि वो जो उस घर की बहू थी। एंड ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और उस पर पहले से ही 3 पुरुषों की जिम्मेदारी थी उनकी देखभाल करना, और तो एक मुकेश, उसका भाई और उसका पिता। When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी आता है, प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, तो वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे अपने आप को जब वो खींच लेती है, विथड्रॉ कर लेती है। एंड ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील, व्हील यानी घूंघट होता है जो अक्सर गांव में औरतें ओढ़ती है। क्लोजर टू, अपने चेहरे को जो है अपने घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि वहाँ के जो कस्टम है, रीति रिवाज है, उनको वो ऐसी मांग करते हैं कि डॉटर इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स, कि जो बहुएं हैं, डॉटर इन लॉ जो है वो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने जो घूंघट रखेगी, ये ऐसे रिवाज है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बेंगल मेकर, और यहाँ पर जो है वो इस मामले में जो बुजुर्ग जो आदमी आया था, एम्पावरिस्ड का मतलब हो गया कि वो भी जो है वो यानी जो बुजुर्ग है वो कमज़ोर और गरीब जो है वो चूड़ी बनाने वाला ही है वो, तो एम्पावरिस्ड का मतलब हो गया यहाँ पर गरीब और कमज़ोर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, यानी इतने लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो टेलर का काम करता था, एंड देन अ बैंगल मेकर, और फिर वो बन गया चूड़ी बनाने वाला, बैंगल मेकर बन गया। ही फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन वो घर का पुनर्निर्माण नहीं कर सका, रिनोवेशन नहीं कर सका, उसका उद्धार नहीं कर सका। एंड सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और नहीं वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज सका। All he managed to do
इज टीच देम व्हाट ही नोज, और केवल वो एक चीज़ का मैनेज कर पाया, एक काम कर पाया वो, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो वो अपने बच्चों को केवल एक ही चीज़ बता पाया, और वो है चूड़ी कैसे बनाते हैं, ये कला उनको सिखा पाया। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी। तो कर्म का मतलब यहाँ पर आप जानते हैं डेस्टिनी यानी उसकी तकदीर है। ये से मुकेश ग्रैंड मदर, तो मुकेश की दादी कहती है कि उसका कर्म है ऐसा ही, उसका भाग्य ऐसा है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड टू गो ब्लाइंड, क्योंकि जिसने अपने पति को जो है वो यानी मुकेश के दादा को जो उसने अंधा होते देखा था, विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स, क्योंकि जब चूड़ियों की पॉलिश की जाती है उसकी धूल से जो उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो ये होते उसने देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। तो यहाँ पर लाइनेज का मतलब होता है जो पूर्वजों से या पारिवारिक धंधा जो चलता आ रहा है, तो क्या वो कभी उस चैन को तोड़ा जा सकेगा, यानी भगवान ने जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो काम बना है, क्या उसका कर्म कभी टूटेगा। सी इम्प्लाइज, वो बेबस होकर के ऐसा कहती है। इम्प्लाइज यानी कुछ हेल्पलेस होकर के या असहाय होकर के कुछ कहना। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, यानी एक चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेने के बाद, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियाँ ही देखी है केवल, और कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और घर में हर जगह जो एवरी अदर यार्ड, दूसरे घरों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद के हर घर में, हर गली में जो है स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों के जो घेरे हैं, यानी उनके जो स्पाइरल यानी घेरों का मतलब यहाँ चूड़ियाँ जो है वो सन्नी गोल्ड, यानी जो अलग अलग प्रकार की जो है वो सुनहरे रंग की भी, पैडी ग्रीन यानी हरी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू यानी जो शाही नीले रंग की चूड़ियाँ, पिंक पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी जो इंद्रधनुष होती है रेनबो, उसके 7 रंगों से जो रंग उपजे हैं उनसे हर प्रकार के रंग की चूड़ियाँ जो है उन्होंने वही देखी है केवल। लाई इन द माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, तो माउंट्स का मतलब यहाँ पर हो गया बहुत सारे ढेर के रूप में जो है वो, अनकैम्प्ड का मतलब है जिनको कोई तरीके से नहीं रखा गया, बेतरतीब तरीके से जो है वो केयरलेसली रखा गया आंगन में ढेर बना करके। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, तो हैंड कार्ट्स यानी जो यहाँ पर रेडी वगैरह होती है, हाथ से खींचने वाली जो गाड़ियाँ होती है, उन पे जो है वो आप जैसे देखते हैं कि पाइल्स यानी पाइल्ड जो है वो पाइपों में डाल करके उन चूड़ियों को जो है वो पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। तो शेंटी का मतलब यहाँ भीड़ भाड़ से भरा हुआ या कम साफ सुथरा जो शहर है उसकी गलियों में लोगों के द्वारा जो है वो बेचा जाता है युवकों के द्वारा। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधेरे की जो झोंपड़ियाँ हैं, ये हटमेंट्स का मीनिंग पहले भी आ चुका है, जहाँ पर कम रोशनी रहती है। नेक्स्ट टू द लेन्स ऑफ लैम्प्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पर जो है वो मंद मंद कुछ लैंप जलते रहते हैं, उनकी फ्लेम यानी उनकी लो जलती रहती है, फ्लिकरिंग यानी हिलते डुलते हुए से। एंड सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, जहाँ पर बच्चे लड़के लड़कियाँ अपने माँ बाप के साथ बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, जहाँ पर वो क्या करते हैं, वो जो चूड़ियों के जो घेरे हैं राउंड है या चूड़ियों का जो गोला है उसको क्या करते रहते हैं, वेल्ड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। एंड देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, तो उनकी आंखें जो है क्योंकि वो ऐसे घरों में रहते हैं तो इस बात की वो अभ्यस्त हो गए, एडजस्ट हो गए, आदी हो गए उसी अंधेरे में काम करने के बजाय, लाइट बाहर जो रोशनी उसकी बजाय वो इस मंद रोशनी में काम करने के लिए जो है वो आदी हो गए, अभ्यस्त हो गए। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स, और अक्सर इसी के कारण जो क्या होता है उनकी आई साइट जो है वो भी लूज हो जाती है, खो जाती है, कई बार चली जाती है। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, यानी वो वयस्क होते हैं उससे पहले पहले उनकी आंखों की रोशनी भी जो है खराब हो जाती है। सविता अ यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, तो सविता जो एक युवा लड़की है वो ड्रैब यानी
मैली कुचैली सी जो है वो एक गुलाबी साड़ी जो है वो लपेटे हुए हैं। साइड सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वीमेन, वो एक वृद्ध औरत के पास बैठी है, बुजुर्ग औरत के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज आर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ बिल्कुल जो है वो जैसे कि टंग्स यानी जो चिमटियाँ होती है मशीन की, वो जैसे काम करती है उसी प्रकार से जो तकनीकी रूप से बहुत ही शुद्ध काम कर रही है वो। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, तो लेखक है वो कहती है कि वो सोचती है कि शायद वो उस सैंक्टिटी को यानी उस पवित्रता को, जो बैंगल्स की यानी एक चूड़ियों की जो पवित्रता होती है उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा एक सुकून माना जाता है, शुभ सुकून माना जाता है, वो शायद उसको जानती होगी सेल्स में, तो वो इसको बनाने में हेल्प करती है कि वो लोगों के लिए काम करती है उस शुभ संकेत को बनाने के लिए। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वीमेन सुहाग, क्योंकि ये जो है वो सिम्बोलाइज का मतलब एक प्रतीक है, एक उसका संकेत है किसका, सुहाग का। चूड़ियाँ जो है वो सुहाग का संकेत होती है। ऑस्पिशियसनेस और इसकी पवित्रता, ऑस्पिशियसनेस का मतलब पवित्रता हो गया इसका। इन मैरिज और शादी में इसकी बहुत पवित्रता होती है, और सुहागिन औरत के लिए बहुत पवित्रता होती है उसके लिए चूड़ियों की। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, और लेखक कहता है कि एक दिन ये उस पर भी होने वाला है, डाउन यानी ऐसी, और उसके लिए भी आएगी एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद द रेड व्हील, ड्रैप्ड यानी लिपटा हुआ, तो एक दिन ढका हुआ, फिर तो एक दिन उसका भी चेहरा सिर जो है वो रेड व्हील यानी लाल घूंघट से ढका होगा। हर हेड्स डाइड रेड हिना, और उसके हैंड्स, सॉरी हेड नहीं, हैंड से उसके हाथों में भी लाल हिना यानी मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर लाल चूड़ियाँ होगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वो जब दुल्हन बन जाएगी तो एक दिन उसके साथ भी ये होगा, ये चूड़ियाँ जो सुहाग के संकेत है वो भी पहनेगी। लाइक द ओल्ड वीमेन आउटसाइड हर, और बिसाइड्स हर, उसके पास में जो बूढ़ी औरत है, बिकैम वन मैनी ईयर्स अगो, तो वो भी एक दिन ऐसे ही बनी थी, एंड उस घर में आई थी बहू बन करके। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके कलाई पर आज भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो यहाँ पर हिंदी एक लाइन लिखी है, वो बोलती है सी से, वो कहती है कि हमने जीवन में जो है वो भर पेट एक वक्त का खाना भी कभी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, तो उसके जो है ड्रेंड यानी कमी होना, तो यहाँ पर उसकी जो है वो आवाज़ में एक प्रकार की खुशी की कमी है, वो दुख व्यक्त करती है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक वक्त का जो है वो पूरा खाना नहीं खाया। That's what she has reaped, और यही कारण है कि उसके जीवन में जो रीप यानी उसने जितना काम किया है उसके बदले में उसको जो कुछ मिला है वो यही है, यानी उसका एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाई, वो उसको उसकी मेहनत के बदले में रीप्ड यानी उसको रिसीव हुआ है, मिला है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बर्ड, उसका पति जो एक फ्लोइंग यानी बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति है, सीध कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, की वो कहता है कि मैं चूड़ियों के काम के अलावा कुछ भी नहीं जानता। एंड ऑल आई हैव डन इज मेक ऑफ अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन, कि वो ज़िंदगी में यदि कुछ कर पाया तो वो एक घर बना पाया, जैसा भी है, तो परिवार को रहने के लिए जो है वो एक घर दे पाया, यही उसके जीवन की उपलब्धि है। एंड हियरिंग हिम, उसको सुन करके वन वंडर्स, कोई भी ये सोच सकता है कि ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने कम से कम वो तो हासिल किया, अचीव किया, प्राप्त किया जो बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में करने में असफल रहते हैं, ऐसी उपलब्धि तो कम से कम एक तो उसने पाई। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कि आज उसके सिर पर एक छत है, ये उसकी उपलब्धि है एक। द क्राई ऑफ नॉट having money to do anything except to carry on the business of making bangles, तो वो कहते हैं कि क्राई का मतलब यहाँ पर उनकी कष्ट या पीड़ा जो है कि उनके पास जो धन है वो केवल उनका जो चूड़ियाँ बनाने का जो बिजनेस है, धंधा है, काम धंधा है, केवल
उसको कैरी करने के लिए, उसके चलाने के लिए बस रहता है, बजाय इसके कि नॉट इवन इनफ टू ईट, उससे हम पर्याप्त खाना भी नहीं खा सकते। यानी उनका काम धंधा जो है वो चूड़ियों से जो इनकम होती है वो उसी में लग जाती है, खाने के लिए उनके पास बहुत कम बचता है, इतना नहीं बचा पाते हैं। रिंग्स इन एवरी होम, और हर घर में लगभग यही स्थिति है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवा हैं वो भी, इको का मतलब है कि ऐसी जो है वो प्रतिध्वनि उनकी, ऐसी बात वो बताते हैं, लेमेंट यानी ऐसी कष्ट पीड़ा या ये विलाप उनका है बुजुर्गों के समान ही। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और समय के साथ बहुत कम बदल पाया है। लिटिल यानी बहुत ही कम बदल पाया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि समय के साथ परिवर्तन बहुत कम हुआ है। द ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। तो माइंड नंबिंग का यहाँ पर मतलब हो गया कि मस्तिष्क की ऐसी स्थिति जो कुछ भी अलग नहीं सोच पाए, क्योंकि वो उतने अपने काम पर ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं है। तो उसने उनके जो है वो सभी इनिशिएटिव यानी कुछ नया करने की और जो उनके सपनों की क्षमता है उसको भी ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी कुछ सोच भी नहीं पाते हैं वो। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन ए कोऑपरेटिव। तो I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो लेखिका कहती है कि उसने कुछ युवाओं के एक समूह से ये बात पूछी कि आप लोग जो ऑर्गेनाइज होकर के, संगठित होकर के एक जो है वो कोऑपरेटिव यानी आप सामूहिक रूप से कोई सहभागिता का काम क्यों नहीं कर लेते, एक जो है वो कोऑपरेटिव यानी मिलजुल कर कोई काम क्यों नहीं कर लेते एक संगठन बना करके। वो ऐसे संगठन, ऐसे युवाओं के एक समूह से उसने पूछा जो पहले ही विशियस यानी बहुत ही दुष्ट या जो चतुर लोग होते हैं, मिडल मैन जो बीच में जो काम करते हैं, जो मिडल मैन यानी जो बीच वाले होते हैं, उनके ट्रैप में आकर के या उनके चंगुल में आकर के जो उनके पिता और उनके पिता जो है वो फंस चुके थे। ऐसे युवाओं से पूछा, क्योंकि वो भी ऐसे ही लोगों के जंगल में फंसे हुए हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो वो कहता है कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। तो हमें जो वो होल्ड का मतलब होता है कि जेल में डाल देना, तो हमें पुलिस जेल में डाल देगी, पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और हमें जो है वो कुछ गलत करने के इल्ज़ाम में जो है ड्रैग करके, घसीट करके हमें जेल में डाल दिया जाएगा। देसी वो ऐसा कहते हैं। एंड देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें से कोई नेता भी नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा भी नहीं है जो उनको ये बता सके कि कोई चीज़ें जो है वो कुछ काम अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके माता पिता भी थके हुए हैं जितने कि वो हैं, मतलब इस चीज़ से आदि हो गए, उनको आगे कुछ नहीं सूझता है, वो एक प्रकार से थक चुके हैं और कुछ सोचने की क्षमता उसमें नहीं है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम द पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और वो इस प्रकार से बिना रुके, एंडलेसली यानी बिना रुके बात करते रहते हैं, स्पाइरल एक उसी चक्कर में फंसे हुए हैं जिसमें क्या है कि पॉवर्टी टू एपैथी, जहाँ पर गरीबी जो है वो एपैथी यानी जिसमें कोई सहानुभूति नहीं रहती हो उसके प्रति, टू ग्रीड एंड टू इंजस्ट, और जो लालच और अन्याय में उनको जकड़े रखती है। तो यहाँ पर मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान से मीनिंग को याद करना और चैप्टर को 2-3 बार सुनेंगे तब जाकर की चीज़ें आपको जो है समझ में आएगी। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनकर के आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैं जो 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे 2 प्रकार की दुनिया नज़र आती है। ये संसार पूरा 2 प्रकार का दिखता है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो लोग जो एक गरीबी के जाल में जो वो फंस चुके हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट विच दे आर बर्न, और वो उस जाति के स्टिग्मा यानी उस कलंक में भी दबे हुए हैं। बर्डन्ड यानी जो उन पर एक बोझ प्रकार पड़ गया उसका, एक तो वो परिवार हो गया। अदर द विशियस सर्कल ऑफ दिस साहूकार्स, और एक उन दुष्ट या चालाक साहूकारों का एक समूह हो गया। द मिडल मैन जो बिचौलिया होते हैं, द पुलिस मैन और जो पुलिस वाले हो गए, द कीपर्स ऑफ लॉ या जो कानून के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, द पॉलिटिशियन या जो राजनीतिज्ञ हैं। तो ये सब एक इनका जो समूह हो गया और एक गरीबों का हो गया। टुगेदर दे हैव
इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, और उन्होंने इस प्रकार सब ने मिल कर के जो है वो इम्पोज यानी थोप दिया एक प्रकार का ये जो बोझ है, बैगेज है बच्चों पर, जिसको वो अब नीचे नहीं रख सकते, जिसको वो छोड़ नहीं सकते, ये काम धंधे में उनको डाल दिया है। बिफोर ही इज अवेयर, जब उससे पहले कि वो इस बात से सजग हो, अवेयर हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली ही इज फादर, तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से उस बात को स्वीकार करता है जैसे उसका पिता स्वीकार करता है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, तो यहाँ लेखक ने कहा है कि कुछ अन्य करना एक बहुत बड़े साहस को बताने के समान होगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये जो है वो जो साहस है वो अब उनका हिस्सा नहीं है, वो लगता नहीं है कि ऐसा आगे बढ़ेगा उनके लिए जो बच्चे बड़े हो रहे हैं। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई चीयर, तो लेखक कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत चीयर होती है, खुशी होती है देख करके कम से कम एक मुकेश के अंदर जो ऐसा फ्लैश यानी एक जो चमक, मैंने ऐसा भाव जो सेंस देखा है उसके अंदर, जो इससे बाहर निकलना चाहता है। वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर का मैकेनिक बनना चाहता है। ये रिपीट्स, वो इस बात को मानता है, स्वीकार करता है, दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, कि वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा मैं मोटर सही करना। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। एंड आई विल वॉक, तो वो कहता है कि मैं जाऊँगा, वहाँ भी दूर है, तो भी इंसिस्ट, वो इस बात पर बल देता है कि वो फिर भी वहाँ जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो लेखिका उसे पूछती है क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहोगे, ऐसा सपना देखते हो। ही सडनली साइलेंट, तो वो चुप हो जाता है कि नो नो नहीं, इसे वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि नहीं, इतने बड़े उसके सपने नहीं हैं। स्टार्ट स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो इस समय जो स्टेयर यानी घूरते रहना एक ज़मीन को, जब वो एक टक देखता रहता है। इन स्मॉल मरमर, और अपने छोटे से जवाब में मरमर यानी जो धीरे धीरे बोल करके जवाब दिया उसने। देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, वहाँ पर एक प्रकार की जो है एक मजबूरी है, एक बहुत एक अपने कह सकते हैं कि एक उसका जो है वो असहायपन है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू ए रिग्रेट, जो कि अभी तक किसी जो दुख में या व्यक्ति में या खेद में नहीं बदला है, अभी भी वो चाहता है कुछ मैं कर सकता हूँ। ही इज़ कंटेंट ऑफ ड्रीम ऑफ कार्स, केवल वो अपने कार के सपने से ही जो है वो संतुष्ट हैं। दैट ही सीज हार्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओवन, और जहाँ पर वो ऐसे जो है वो और इस प्रकार की जो गाड़ियाँ वगैरह जो भी है वो हार्टलिंग डाउन यानी वो उनको वहाँ पर आते जाते घूमते हुए देखता है। उस शहर की गलियों में फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर, क्योंकि फिरोजाबाद में बहुत ही कम जो है वो कभी कभार हवाई जहाज दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा टेक्स्ट था, तो हमने बहुत ही गौर से मैंने एक लाइन टू लाइन आपको जो है बताया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बच्चों ये चीज़ जो अपने पढ़ रहे हैं ये ऐसी नहीं है कि आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जो है वो वीडियो में देखा है कि हालांकि उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, लेकिन उतने व्यूज़ को यदि अपने उनको उसके वीडियो की लेंथ से काउंट करें तो उतना नहीं बनता है। तो कुछ बच्चे इसको उतनी तन्मयता से नहीं पढ़ते हैं। तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस वीडियो को गौर से हर चीज़ को लाइन टू लाइन आप देखें, तो आपको मुझे नहीं लगता कि जो है वो ये चीज़ें लर्न नहीं हो सकती। आपको मीनिंग याद करने में आसानी रहेगी, मीनिंग भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं, तो आप इनको पढ़ें। आपने अभी तक यदि मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें तुरंत, और उस पर कमेंट किया करें। आपकी जो भी व्यूज़ हैं वो मुझे ज़रूर दें। आप यदि किसी चीज़ को और तरीके से अच्छे तरीके से चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, मैं उसके लिए जो आपके लिए रेडी हूँ। अब मैं आपके कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन जो थे यहाँ पर वो मैं उसको फ्लैश कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आप जो है वो अगर आप चाहें तो वहाँ से अपनी क्वेश्चन आंसर जो है वो नोट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के बीच में आए इस प्रश्न और जो पाठ के अंत में जो प्रश्न है वो सब यहाँ पर इनके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट करें। तो यहाँ पर कुछ 3 प्रश्न जो बीच में पहले आए थे इनके आंसर ये थे। वीडियो आप पॉज करके रोक करके और आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और इनको याद करने की कोशिश करें। टेक्स्ट बार बार सुनें तो आपको ये चीज़ें याद हो सकती है। और फिर ये दूसरे भाग के जो कुछ 3 प्रश्न लगभग इसमें हैं
तो वीडियो रोक करके आप इनको नोट करें। और ये क्वेश्चन केवल रटना बहुत मुश्किल है, आप चैप्टर को बार बार सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। और फिर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसमें कुछ आपके जो है वो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 प्रश्न इसमें हैं। और फिर इसके बाद जो है वो टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट, ये जो इसका सेक्शन है, इसमें कुछ जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हैं, तो आप इनको भी आप नोट करें अपनी कॉपी में और लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है वो इतने क्वेश्चन आंसर थे। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे काम में जो है वो आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। मैं इसको बिना किसी मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है वो मैं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं तो आपको जो ऑफलाइन सेवाएं दे सकने का जो हमारा तरीका होता है वो नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो मैं जो है आपको, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो आप ज़रूर जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप खुद भी पढ़ें और लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप विद्यार्थियों से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेंगे और अन्य अपने परिचितों से भी मुझे सब्सक्रिप्शन दिया करें। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको जो है वो इस मेरे चैनल के फाउंडेशन में आपका सहयोग जो हमेशा मैं याद रखूँगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।